हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम कैपेसिटेंस यानी कंडक्टर्स कितना चार्ज मैक्सिमम अपने पे स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसकी थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटर्स की थ्योरी के बारे में हम इसी चैप्टर में डेरिवेशन करेंगे। इसके बाद हमें जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, अंडरस्टैंड, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन वगैरह इसी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तक पहुँचने के लिए हम बात करें कि लेट वी हैव ए कंडक्टर, हमारे पास कोई कंडक्टर है। अब हमको पता है बच्चों, हम जो कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, उसका इलेक्ट्रिक लेवल है जो इंक्रीज़ होता है, अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बताया था, किसी पानी के टैंक के अंदर आप जो वाटर फिलअप करेंगे तो उसका वाटर लेवल बढ़ेगा। इसी टाइप से किसी कंडक्टर के अंदर है जो अगर आप चार्ज देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक लेवल इंक्रीज़ होता है और उस इलेक्ट्रिक लेवल को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, यानी आप जितना चार्ज देंगे उसी रेशियो के अंदर है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। तो हम इस बात को है जो मैथमेटिकली भी लिख के देखते हैं और उसी से हम कैपेसिटेंस को ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो वी नो दैट व्हेन चार्ज is given to a conductor, its electric potential increases proportionately, है ना, उसी रेशियो के अंदर है जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है। दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू Q और Q इज प्रोपोर्शनल टू V implies Q इक्वल्स टू C into V. C is the proportionality constant called capacitance, understand। तो C है जो it is the capacitance of कंडक्टर। ये रेशियो है जो बच्चों कैपेसिटेंस कहलाता है, अंडरस्टैंड। अब देखो, जो कैपेसिटेंस का मतलब क्या निकल रहा है बच्चों, यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि हमको पता है कि जो किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और अगर आप चार्ज ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का अगर हो जाए, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो ये बच्चों ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एयर कहलाती है। तो उस केस में इंसुलेशन ऑफ एयर इज ब्रोकन, उस कंडीशन में एयर का इंसुलेशन जो है वो ब्रेक हो जाता है ना। और उसके दो आयन बन जाते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स के आयन बन जाते हैं, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आपकी कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसका अपोजिट आयन है जो उस कंडक्टर के ऊपर मूव करता है, इससे वो कंडक्टर है जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो हम कहते हैं कि आपके कंडक्टर का जो चार्ज है वो लीक हो गया है, लीक अवे टू द एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज हम किसी कंडक्टर को नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इंसुलेशन ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द इंसुलेशन ऑफ द मीडियम, है ना, अंडरस्टैंड। और ये अलग अलग मीडियम के लिए ये जो ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी वो अलग होती है। अभी जो मैंने 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर जो ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी बताई है मैंने, वो फील्ड इंटेंसिटी एयर के लिए है। अगर इतनी फील्ड इंटेंसिटी इस जगह भी अगर हो तो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण है जो सबसे पहले पोलराइज होंगे, और पोलराइज होने के बाद दो आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे ब्रेक्स अप इनटू 2 आयंस, अंडरस्टैंड। तो बच्चों सोचें कि अगर कोई बॉडी है जो लार्ज चार्ज स्टोर कर सकती है फॉर रिलेटिव स्मॉलर वैल्यू ऑफ V,
यानी लार्ज चार्ज बॉडी के ऊपर होने पर भी है जो उस बॉडी का पोटेंशियल अगर कम रहे, अंडरस्टैंड, तो कम रहने का मतलब है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा उस रीजन के अंदर, तो उसका मीडियम का जो इंसुलेटिंग मीडियम जो प्रेजेंट है उसका इंसुलेशन भी ब्रेक नहीं होगा, तो उस कंडीशन के अंदर है जो बॉडी है जो का चार्ज लीक नहीं होगा, इसका मतलब बॉडी कैन होल्ड दैट चार्ज, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इज सेड टू बी हायर, है ना, इफ बॉडी कैन होल्ड लार्ज चार्ज एट रिलेटिवली स्मॉलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगा, अंडरस्टैंड। तो कैपेसिटेंस is said to be higher if for a large value of q, large value of q, the value of potential has relatively smaller value, है ना, और इनडायरेक्टली है जो वेक्टर E also small, है ना। So it does not exist greater than 3 into 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, है ना। यह है बच्चों ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एयर, ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एयर, इट इज़ द ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एयर। इतनी फील्ड इंटेंसिटी अगर एयर के अंदर है किसी स्पेस में, किसी पॉइंट के आसपास, किसी रीजन के अंदर, तो बच्चों वहाँ एयर के मोलिक्यूल 100% पोलराइज होकर वो ब्रेकअप हो जाएगा इनटू आयंस, अंडरस्टैंड। और द चार्ज ऑफ द कंडक्टर लीक्स अवे टू द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पे जो माना कि कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर नेगेटिव आयन है जो उसके ऊपर रश यानी वो मूव करेगा, उसको न्यूट्रलाइज बना देगा, यानी उस कंडक्टर का चार्ज है जो एटमॉस्फेयर को लीक हो जाएगा। इनडायरेक्टली हम यूँ भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर बिफोर इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कोई कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले या उसका चार्ज एटमॉस्फेयर से लीक हो जाए उससे पहले कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, अंडरस्टैंड। तो कैपेसिटेंस मीन्स the charge storing capacity, the charge storing capacity before its electric breakdown, यानी उस कैपेसिटर का, उस कंडक्टर का चार्ज, कैपेसिटेंस मीन्स उस कंडक्टर का जो चार्ज मैक्सिमम कितना स्टोर हो सकता है उस कंडक्टर के ऊपर बिफोर बिफोर इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब उसके चारों ओर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से वहाँ एयर के मोलिक्यूल्स आयनाइज होकर एयर के मोलिक्यूल्स पोलराइज होकर ब्रेकअप हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। तो वो चार्ज एटमॉस्फेयर को लीक हो जाता है। तो लीक होने से पहले बॉडी कितना है जो चार्ज स्टोर कर सकती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ स्टोर चार्ज, अंडरस्टैंड। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी हायर इफ इट कैन स्टोर मोर चार्ज बिफोर इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यानी कोई कंडक्टर है जो, ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले, उसकी कैपेसिटेंस है जो उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। अब कैपेसिटेंस की बच्चों यूनिट क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लें, उसकी यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, C = Q/V। अंडरस्टैंड। तो बच्चों
कैपेसिटेंस की यूनिट क्यू को की ऐसा यूनिट हमको पता है बच्चों कुलाम है, और वी पोटेंशियल वो वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो अगर आप किसी बॉडी को 1 कुलाम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल किसी कंडक्टिंग बॉडी को 1 कुलाम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसकी कैपेसिटेंस है जो 1 कुलाम पर वोल्ट, जिसको आप है जो फेरेड कहते हैं, 1 फेरेड, है ना, तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो इफ़ ऑन गिविंग +1 कुलाम चार्ज टू on giving 1 coulomb charge to given conductor, if its potential becomes 1 volt, V equals to 1 volt, then its capacitance equals to 1 F या फेरेड, या उसके लिए सिंबल है आपके लिए F, उसकी कैपेसिटेंस बच्चों 1 फेरेड मानी जाएगी। अंडरस्टैंड? तो फेरेड इक्वल्स टू 1 फेरेड इक्वल्स टू 1 कुलाम पर वोल्ट। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि कैपेसिटेंस यानी उसकी मैक्सिमम चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन बच्चों इससे पहले हम इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसकी यूनिट लिख चुके हैं 1 फेरेड, और 1 फेरेड इज़ यूनिट है ना गिवन इन द ऑनर ऑफ माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने हमको पता बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स पे काफ़ी वर्क किया है, तो अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, तो माइकल फेराडे के उन्हीं वर्क के कारण हमने उनको ऑनर दिया है, और कैपेसिटेंस की यूनिट 1 फेरेड है जो उन्हीं के ऑनर में दी गई है। अंडरस्टैंड? अब है जो आप यहाँ से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों C का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा Q/V, यानी कुलाम पर वोल्ट से, कुलाम पर वोल्ट, है ना, कैपेसिटेंस ये कुलाम COULOMB कुलाम पर वोल्ट, है ना, ये कैपेसिटेंस है बच्चों, कैपेसिटेंस। अब कुलाम को आप लिख सकते हो बच्चों एम्पियर इंटू सेकेंड। कौन सा फॉर्मूले से? I इक्वस टू Q/T एम्प्लाइज Q इक्वस टू I इंटू T। I को आप एम्पियर में मेजर करेंगे और टाइम को आप सेकंड में, और सेकंड के लिए आप कैपिटल T काम में लेते हैं, एम्पियर के लिए आप A काम में लेते हो, तो कुलाम के लिए आप A इंटू T, और वोल्ट हमको पता है बच्चों W/Q होता है, वर्क डन और डिवाइडेड बाय Q, यानी +1 कुलाम को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में वर्क डन। अंडरस्टैंड? तो बच्चों अब मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला बना सकता हूँ AT, और W Q ऊपर चला गया, अगेन बच्चों Q ऊपर चला गया, तो जब ये Q ऊपर चला जाएगा तो ये कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? तो ये कुलाम का स्क्वायर हो गया, तो ये कुलाम का स्क्वायर, और W वर्क डन होता है न्यूटन इंटू मीटर, W वर्क डन, तो दैट इज़ न्यूटन इंटू मीटर। अब जो AT का स्क्वायर न्यूटन हमको पता है M1 L1 T-2, और मीटर के लिए आप लिख सकते हो बच्चों अगेन L1, तो इट इज़ M-1 L-2, है ना, और T की पावर 4, अंडरस्टैंड, और एम्पियर की पावर 2। अंडरस्टैंड? AT/W/Q एक बार चेक कर लेते हैं हम। AT/Q AT का स्क्वायर, AT का होल स्क्वायर, न्यू, और वर्क डन इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज M1 L1 T-2, और अगेन मीटर के लिए आप L1 काम में ले रहे हैं, तो M-1 पावर ऊपर नेगेटिव हो जाएगी ऊपर जाने पर, L की पावर -2 और T की पावर 4,
और एम्पियर क्या स्क्वायर। तो बच्चों ये डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा आपके कैपेसिटेंस का, अंडरस्टैंड, ठीक है ना बच्चों। कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला रहेगा। अब है जो कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर depends on the following factors, on following factors। फर्स्ट फैक्टर है बच्चों शेप ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर, आपके कंडक्टर की शेप। जैसे फॉर एग्जांपल है जो आपके पास है जो एक स्फीयर है बच्चों, है ना, ये 1 kg है जो कॉपर से बना हुआ है, अंडरस्टैंड। और एक आपके पास है जो बच्चों क्यूब है, इट इज अगेन मेड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 1 kg। ये भी 1 kg से ही बना है, ये भी 1 kg से, ये भी 1 kg से, लेकिन बच्चों इनकी कैपेसिटेंस जो है नहीं है, C1 इज़ नॉट इक्वल्स टू C2। अगर आप इनको चार्ज दें तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले, यानी उनके सराउंडिंग का जो एयर का जो इंसुलेशन ब्रेक होगा या इनका चार्ज एटमॉस्फेयर को लीक होगा, उससे पहले दे होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस, अंडरस्टैंड। तो इनकी कैपेसिटेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। जबकि आपने जो वॉल्यूम काम में लिया है, अंडरस्टैंड, कॉपर का, वो आप है जो अमाउंट जो आपने काम में ली 1 kg, उससे वॉल्यूम भी सेम रहेगा, क्योंकि कॉपर की डेंसिटी को मैं यहाँ कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो वॉल्यूम ऑल्सो रिमेन्स द सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, बोथ ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम, अंडरस्टैंड। तो वॉल्यूम सेम है, लेकिन है जो यहाँ शेप डिफरेंट है, अंडरस्टैंड। तो इनकी कैपेसिटेंस भी है जो क्या होगी, डिफरेंट होगी, अंडरस्टैंड। इसके बाद साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर। अब देखो बच्चों, आपके पास है जो एक छोटा स्फीयर है, स्मॉलर स्फीयर मेटल का, और एक लार्जर स्फीयर है। तो बच्चों ऑब्वियसली है जो हम आगे मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ कि इसकी कैपेसिटेंस, स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C = 4πε0R, यानी C इज प्रोपोर्शनल टू R। ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, वी आर गोइंग टू डिराइव जस्ट आफ्टर, है ना, इस टॉपिक के जस्ट बाद में इसको डिराइव करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटेंस जो है प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द, ये रेडियस है बच्चों, प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इनकी जिसकी है जो रेडियस ज़्यादा, यानी जिसका साइज बड़ा, उसकी कैपेसिटेंस भी है जो लार्ज होगी, अंडरस्टैंड। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है कि प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम in the surrounding region, understand, nature of dielectric medium, nature of dielectric medium in surrounding region, इसके सराउंडिंग रीजन में डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो बच्चों हम आगे जो डिराइव करेंगे, ये फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा मैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, अंडरस्टैंड। अगर यहाँ एयर है बच्चों, इस जगह अगर एयर है और इसकी रेडियस अगर R है, तो इसकी कैपेसिटेंस है जो एयर के अंदर मैं लिखूँगा C0 = 4πε0R। लेकिन जब है जो इस सराउंडिंग रीजन के अंदर मैं एयर की जगह है जो कोई ऐसा मीडियम भर लेता हूँ हैं जिसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी εr है बच्चों, अंडरस्टैंड, εr। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो यहाँ माइका या ग्लास भर देता हूँ, ग्लास पाउडर इस जगह, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि C मीडियम या C ग्लास कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, कि ग्लास
वाले मीडियम के अंदर है जो एप्सिलॉन आर टाइम्स, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट, उसकी है जो कैपेसिटेंस हो जाएगी बच्चों सी ग्लास, यानी उसकी कैपेसिटेंस है जो विल इंक्रीज एप्सिलॉन आर टाइम्स। अंडरस्टैंड। अब बच्चों एप्सिलॉन आर टाइम्स कैसे आया कि हम जानते हैं कि जो यहाँ जो मीडियम है उसकी है जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को मैं एप्सिलॉन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एप्सिलॉन। अंडरस्टैंड। तो फिर है जो हम लिखेंगे यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन लिखेंगे। तो उस कंडीशन के अंदर है जो सी ग्लास, यानी जब ग्लास है तो उस केस में सी ग्लास इक्वस टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर, लेकिन एप्सिलॉन इक्वस टू होता है बच्चों एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला ये रह जाएगा बच्चों, इस एप्सिलॉन को मैं रिप्लेस कर दूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर टाइम्स, और हमको पता है कि एप्सिलॉन आर फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स यानी इंसुलेटिंग मीडियम्स के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल प्योर वाटर के लिए जो एप्सिलॉन आर जो है 80 to 81 होता है बच्चों, ठीक है। इसी टाइप से ग्लास माइका वगैरह के लिए 2 से 4, 3 to 6, यानी ये वैल्यूज़ है जो रहती है एप्सिलॉन आर की। अंडरस्टैंड। तो ये थर्ड था कि नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, आपने किस टाइप का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो उस कंडक्टर के चारों ओर आपने फिलअप कर रखा है। अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 4, विद द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ, the presence of an uncharged earthed conductor in the vicinity of the given conductor, in the vicinity of given कंडक्टर, मतलब आपके गिवन कंडक्टर के पास अगर आप एक अनचार्ज अर्थड कंडक्टर लेके आते हो बच्चों, तो ध्यान रखना कि आपका जो गिवन कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, यानी इट कैन होल्ड मोर चार्ज। पहले वो जितना चार्ज ले सकता था इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले, उससे भी ज़्यादा चार्ज वो स्टोर कर लेगा। और एक्चुअल में देखा जाए तो हम आगे मैं बताने वाला हूँ कि इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो। आपका जो एक कैपेसिटर होगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, उसके अंदर हम ऐसा ही करेंगे, है ना। उसके अंदर है जो 2 कंडक्टर्स होंगे, दूसरा कंडक्टर अनचार्ज होगा लेकिन वो अर्थड होगा, और हम है जो उसमें क्लियरली मैथमेटिकली और एनालिसिस करके हम इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि उसकी जो गिवन कंडक्टर उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज अर्थ कंडक्टर इन द विसिनिटी ऑफ द गिवन कंडक्टर। इस गिवन कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज अर्थ कंडक्टर लेके आओ तो उसकी कैपेसिटेंस है जो इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको कि कंडक्टर जो होती है उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इज़ नॉट टू मच हाई, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इरा के अंदर है जो वी नीड टू स्टोर चार्ज, हमको चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत होती है हमारे पास। और चार्ज स्टोर करना इसका मतलब सराउंडिंग रीजन में एनर्जी भी है जो जनरेट होती है, तो हमको चार्ज स्टोर करवाने की और एनर्जी को जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी को भी स्टोर करवाने की, क्योंकि उस कंडक्टर के चारों ओर सराउंडिंग रीजन में एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ऐसा करने के लिए अगर हम देखें यहाँ तो कैपेसिटेंस और इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंडक्टर। अगर आपको ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाना है तो आपको लार्ज कंडक्टर्स लेना पड़ेगा, और लार्ज कंडक्टर आप लेंगे तो उससे बनने वाला इंस्ट्रूमेंट भी इनकन्वीनियंटली बहुत लार्ज हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि बिना शेप और साइज में चेंज किए उसकी कैपेसिटेंस यानी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी में है जो एडिक्वेटली है जो इंक्रीमेंट कर दें, हम इंक्रीज़ कर दें, है ना, सफिशिएंटली हम उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकें विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। तो हम जिस प्रिंसिपल के थ्रू हम ऐसा करेंगे दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। लेकिन अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो है कि कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला भी मैंने जो आपको कहा था कि हम डिराइव करेंगे। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ
स्फेरिकल कंडक्टर। अब देखना बच्चों कि लेट वी हैव अ कंडक्टर, अंडरस्टैंड, इट मे बी सॉलिड और हॉलो, ये सॉलिड या हॉलो भी हो सकता है बच्चों। लेट इसकी रेडियस बच्चों आर है और इसको बच्चों क्यू चार्ज दिया गया है, द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इज क्यू। अब आपने इसको क्यू चार्ज दे रखा है बच्चों, प्लस क्यू। अब बच्चों वी नो दैट कि इसका पोटेंशियल, वी नो दैट पोटेंशियल V है ना, वो होगा बच्चों के क्यू बाई कैपिटल R, है ना। और हमको ये भी पता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल जितना उसकी सरफेस पे होता है उतना का उतना ही उसके इंटीरियर पॉइंट पे भी होता है, अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब इस पूरे कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, चाहे वो पॉइंट सरफेस पे हो चाहे उसके इंटीरियर में हो, उसका पोटेंशियल रिमेंस द सेम। तो V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, अंडरस्टैंड। अब है जो सिंगल कंडक्टर के लिए हमको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाई V। तो Q चार्ज ऑन द कंडक्टर और V इज द के क्यू बाई कैपिटल R। तो बच्चों Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज़ R बाई K, और K की वैल्यू भी अपन है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें, क्योंकि इसके सराउंडिंग रीजन में एयर है बच्चों। तो एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। तो इट इज़ द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इम्प्लाइज C जो है वो प्रोपोर्शनल टू R है बच्चों, अंडरस्टैंड। अब ये मैंने सॉलिड एक मोमेंट के लिए मैंने सॉलिड लिया। अगर ये होलो होता बच्चों तो हमको पता है कि होलो होता तो भी ये जो उसके हर इंटीरियर पॉइंट के ऊपर, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो, उसके हर इंटीरियर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे है। और सरफेस पे जो पोटेंशियल है दैट इज़ द के क्यू बाई कैपिटल R, वो हम पहले प्रूव कर चुके हैं इसके प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर। तो के क्यू बाई के, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वो प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस है, अंडरस्टैंड। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब बच्चों इस फॉर्मूले से हमारा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकल के आता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द यूनिट फॉर कैपेसिटेंस, दैट इज द फेरेड। फेरेड की जो साइज है उसके बारे में हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, वो एक स्मॉलर यूनिट है या बड़ी यूनिट है। तो बच्चों हमारा ये कंक्लूजन है कि फेरेड इज ए टू बिग यूनिट, है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट है। कैसे कंक्लूजन निकलता है, हाँ, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1 फैराड। मतलब अगर है जो आपको एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है तो उसकी क्या रेडियस होनी चाहिए अगर उसकी कैपेसिटेंस को आप 1 फैराड मानते हैं, अंडरस्टैंड। यानी 1 फैराड कैपेसिटेंस का एक जो कंडक्टर है तो उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। तो देखना बच्चों अभी अभी हमने फार्मूला डिराइव किया है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंडरस्टैंड। अब C इक्वल्स टू 1 फैराड और बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो 9 इंटू 10 की पावर 9, अंडरस्टैंड, ये होता है। और ये जो आएगा मीटर। तो इसका मतलब बच्चों रेडियस तो बहुत ज़्यादा आ रही है, 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 10 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों किलोमीटर। तो इसका मतलब 1 फैराड कैपेसिटेंस के लिए आपको 9 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर रेडियस का है जो स्फीयर लेना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों कैपेसिटेंस की यूनिट जो फैराड है इट इज़ टू लार्ज यूनिट टू बी यूज्ड। ये बहुत, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये तो बहुत बड़ी यूनिट हुई, है ना। दूसरे तरीके से भी समझें हम कि C इक्वल्स टू है जो Q अपॉन V। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो Q अपॉन V आपको C देता है, Q है जो बच्चों चार्ज की ऐसा यूनिट है जो कि गुलाम है, और V है जो ऐसा यूनिट है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट इज़ द वोल्ट।
तो बच्चों अब है जो v की यूनिट जो होती है एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो v तो है जो एक सुटेबल यूनिट है, ये तो v तो है जो मॉडरेट साइज की ही है। अंडरस्टैंड, मॉडरेट साइज मतलब न तो आप इस यूनिट को बहुत ज़्यादा बड़ी कह सकते हो, न ज़्यादा है जो छोटी कह सकते हो। अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है जो हम इसी टाइप के वोल्टेजेस के टच में आते हैं। अंडरस्टैंड, जो ऑर्डिनरी जो पोटेंशियल अवेलेबल होता है वो इसी वोल्ट का होता है इन जनरल। तो वोल्ट तो है जो एक सुटेबल यूनिट है, लेकिन बच्चों ये जो कूलाम जो यूनिट है ना, 1 कूलाम, इट इज़ प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ी यूनिट है बच्चों। 1 कूलाम चार्ज है जो इतनी बड़ी यूनिट है कि आप इवन है जो 1 कूलाम चार्ज किसी 1 मीटर रेडियस के कंडक्टर को आप 1 कूलाम चार्ज नहीं दे सकते। 1 कूलाम, मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कैपेसिटेंस की ये यूनिट फेराड जो इतनी बड़ी कैसे हुई, जबकि इसके अंदर V जो है इट इज़ द मॉडरेट यूनिट। ये तो है जो न तो बहुत ज़्यादा बड़ी है न बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इसका रीज़न यही है बच्चों, Q इज़ वेरी बिग यूनिट। ये Q जो है, Q की यूनिट है जो कूलाम है, और कूलाम इट इज़ ए बिग यूनिट, ये बिग यूनिट है। और ये इतनी बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट, कि बच्चों मैंने अभी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है कि आप इसको घर पे सॉल्व करके देखें कि कैन यू गिव 1 कूलाम चार्ज टू ए कंडक्टर ऑफ रेडियस 1 मीटर। आप 1 मीटर रेडियस के कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर सरफेस के लिए, और R है जो 1 मीटर पुट करें और Q है जो 1 कूलाम पुट करें, K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 पुट करें, और आप फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखें। अगर फील्ड इंटेंसिटी बच्चों ब्रेकिंग फील्ड इंटेंसिटी से ज़्यादा आती है तो इट कांट होल्ड द 1 कूलाम चार्ज ऑन इट बिकॉज इट लीक्स अवे टू द एटमॉस्फेयर। अंडरस्टैंड? तो बच्चों प्रैक्टिकली देखा जाए कि ये कैपेसिटेंस की जो ये यूनिट है ये बड़ी किस लिए हुई, क्योंकि कूलाम जो यूनिट हम काम में ले रहे हैं वो इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज अ वेरी लार्ज यूनिट। दैट्स वाई द 1 फेराड इज ऐसा ही यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज़ ऑल्सो ए बिग यूनिट, वो भी एक बिग यूनिट है। तो फिर हम क्या करें, तो इस ऐसे लार्ज साइज के कंडक्टर है जो वी डू नॉट कम अक्रॉस, हमको इतने लार्ज साइज के कंडक्टर से हमारा पाला नहीं पड़ता बच्चों, है ना। तो हमारा जिन साइज के जो कंडक्टर से हमारा पाला पड़ता है उनकी कैपेसिटेंस जो होती है वो माइक्रोफेराड, मिली फेराड, पिकोफेराड, नैनोफेराड इस रेंज में होती है बच्चों। तो फिर है जो हम उन सब मल्टीपल्स को भी लिख लें जो प्रैक्टिकली है जो कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस के लिए है जो काम में आते हैं। अंडरस्टैंड? तो देखो बच्चों, तो 1 मिली फेराड इट मीन्स 10 की पावर -3 फेराड, 1 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6 फेराड, 1 नैनोफेराड 10 की पावर -9 फेराड, 1 पिकोफेराड दैट इज 10 की पावर -12 फेराड। बच्चों ये है जो इसके सब मल्टीपल्स काम में आते हैं, मल्टीपल्स, है ना। कैपेसिटेंस जो कंडक्टर्स की जो कैपेसिटेंस होती है या कैपेसिटर्स की जो कंडक्टेंस, कैपेसिटर्स हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उनकी कैपेसिटेंस को आप है जो माइक्रोफेराड में, नैनोफेराड में, मिली फेराड में या पिकोफेराड में शो करते हो, क्योंकि कैपेसिटेंस की जो यूनिट है 1 फेराड इट इज़ ए टू बिग यूनिट टू बी यूज्ड, है ना। कैपेसिटेंस की 1 फेराड तो बहुत बड़ी यूनिट है बच्चों। अंडरस्टैंड? इवन है जो आप अर्थ की कैपेसिटेंस भी निकाल देखें, अर्थ आपको पता होगा बच्चों इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ बहुत अच्छी कंडक्टर है और वो एक स्फेरिकल, आप उसको स्फीयर मान लें। अंडरस्टैंड? और उसकी कैपेसिटेंस अगर हम निकालना चाहें, क्योंकि अर्थ एक अच्छा कंडक्टर है ना, तो लार्ज कंडक्टर है, तो इसकी कैपेसिटेंस इसी फॉर्मूले से अपन निकाले हैं फॉर अर्थ सी अर्थ जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर बच्चों हमको पता है 6400 किलोमीटर या 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। तो अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे सी अर्थ, तो बच्चों ये जो ध्यान रखना, ये इट नियरली कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करने पर 712 माइक्रोफेराड है जो वैल्यू आएगी। आप बच्चों आर की वैल्यू ये पुट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इट जस्ट कम्स आउट
712 माइक्रोफेराड, इट इज टू स्मॉल। मतलब अर्थ जैसे लार्ज कंडक्टर की कैपेसिटेंस भी बच्चों है जो बहुत स्मॉल आ रही है। अंडरस्टैंड? तो हम कह सकते हैं कि फेराड जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वो एक बिग यूनिट है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सॉरी। और इसके बाद जस्ट बाद है जो, या हम पहले प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद हम कैपेसिटर क्या है उसको डिफाइन करेंगे। अंडरस्टैंड? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ने से पहले बच्चों हम कैपेसिटर डिफाइन करेंगे। कैपेसिटर का व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर? तो बच्चों अभी अभी मैंने बताया था आपको कि कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस सफिशिएंट नहीं होती है। अंडरस्टैंड? आप है जो उनके ऊपर चार्ज स्टोर करवाना चाहें, सफिशिएंट चार्ज, तो आपको लार्ज कंडक्टर लेने पड़ते हैं। और आप एनर्जी भी स्टोर करवाते हैं, कैपेसिटर एक कंडक्टर के चारों ओर एनर्जी भी होती है सराउंडिंग रीजन के अंदर। तो लार्ज एनर्जी के लिए आपको लार्ज कंडक्टर्स लेने पड़ेंगे, और दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर अस। वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, वो इनकन्वीनियंस है एक्चुअल में, क्योंकि वो उससे जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इनकन्वीनियंटली लार्ज। तो हम कुछ ऐसा करें कि बिना उसकी शेप और साइज में चेंज किए हम उसकी ये जो कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दें। अंडरस्टैंड? तो बच्चों जिस प्रिंसिपल के थ्रू ऐसा किया जाता है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? तो बच्चों याद रखो, कैपेसिटर इज पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स विच मे बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। वो है जो, ध्यान रखना, एक पेयर है ऑफ टू कंडक्टर्स का, विच मे बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। उसका शेप और साइज कुछ भी हो सकता है ना। सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम, और उनके बीच का सेपरेशन भी आपको बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं रखना है। तो ऐसा सिस्टम जो कि दो कंडक्टर से मिलके बना है, इट इज़ सेड टू बी कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर, हाँ, इट इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स which may be of any shape and size, है ना, separated by some insulating medium, at small distance, system of two conductors which may be of any shape and size separated by some insulating medium at small distance। ठीक है ना, वो है जो स्मॉल डिस्टेंस पे पड़े होंगे, उनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम होगा। अंडरस्टैंड? ताकि ये जो उनके बीच का इंसुलेशन मेंटेन रहे। इंसुलेशन मतलब द मीडियम इज़ नॉट कंडक्टिंग। अंडरस्टैंड? उनके ऊपर चार्ज मेंटेन रहे। तो बच्चों ये कंडक्टर है जो मैं ले रहा हूँ, लेट इट बी द कंडक्टर 1 और इट बी द कंडक्टर 2। ये कंडक्टर ए है और कंडक्टर बी है। अब बच्चों इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज होता है। कंडक्टर्स विच में बी ऑफ एनी शेप एंड साइज सेपरेटेड बाय टू कंडक्टर्स, हाँ, और इनके ऊपर है जो बच्चों चार्जेस अपोजिट पोलरिटी के रखने हैं। अंडरस्टैंड? विच में बी ऑफ एनी शेप एंड साइज सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम एट स्मॉल डिस्टेंस एंड हैविंग चार्जेस ऑन देम ऑफ अपोजिट पोलरिटी। उनके ऊपर अपोजिट पोलरिटी के चार्ज होने चाहिए। अंडरस्टैंड? तो बच्चों देखना, इसके ऊपर माना कि चार्ज है Q1 चार्ज,
और इसके ऊपर है जो नेगेटिव टाइप का Q2 चार्ज। अब बच्चों ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने से ये जो क्लोजर सरफेस के ऊपर यानी जो आमने सामने की सरफेस के ऊपर ये चार्ज है जो सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक फील्ड भी बनेगा बच्चों इस कंडक्टर से इन कंडक्टर की ओर, क्योंकि ये चार्ज बॉडीज़ हैं, तो ये फील्ड है जो इस टाइप से है जो फील्ड लाइन से जो निकलेगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, इस टाइप से निकलेगी। अंडरस्टैंड? ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। हाँ, अब बच्चों लेट है जो मैं Q1 को है जो 2Q1 कर देता हूँ, चार्ज को मैं डबल कर देता हूँ, और इधर है जो ये जो Q2 है माइनस Q2, इसको भी बच्चों मैं माइनस 2Q2 कर देता हूँ। अंडरस्टैंड? तो अगर मैं इन कंडक्टर्स के चार्ज को मैं डबल कर देता हूँ, तो कंडक्टर के चार्ज को डबल करने पर हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी है ना, इनको मैं एक मोमेंट के लिए पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी इस कंडक्टर के कारण है जो इस कंडक्टर के इस पूरे चार्ज के कारण है जो इन सब चार्जेस को मैं पॉइंट चार्ज मान रहा हूँ बच्चों। ये चार्ज है जो यूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सेपरेशन पे है, इनके बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है, लेकिन ये बच्चों ये चार्ज क्लोज ही रहेगा, और क्लोज रहेगा तो आप इस पूरे चार्ज को है जो जैसे इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे। मतलब आप ये मान सकते हो कि इस कंडक्टर के ऊपर ये चार्ज है जो ये इस टाइप से क्लोजली स्पेस्ड रहता है, ठीक है ना। तो इस P पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण, ये P पॉइंट है, फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में बाय द वे, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट इट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी E1, इट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी E2, और इन दोनों है जो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों फील्ड इंटेंसिटी इस टेंजेंट के अलोंग, इट इज़ द फील्ड इंटेंसिटी E। अब बच्चों पहले चार्ज था इस पे Q1, इस पे माइनस Q2, अब आपने Q1 को कर दिया 2Q1 और माइनस Q2 को कर दिया माइनस 2Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है बच्चों एक पॉइंट चार्ज के कारण, मैं इसको पॉइंट चार्ज मानूंगा, मैंने बताया ना ये चार्ज बहुत क्लोज आ जाए तो इट विल लुक लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो ये हो जाएगा KQ/R²। अंडरस्टैंड? तो ये KQ/R² हो गया बच्चों, इसका मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू Q है, इसका मतलब जितना चार्ज उतनी फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका चार्ज जब आप डबल कर दोगे तो फील्ड इंटेंसिटी E1 भी यहाँ डबल हो जाएगी। इसी टाइप से ये E2 जो फील्ड इंटेंसिटी इस नेगेटिव चार्ज के कारण वो भी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब एट एवरी पॉइंट इन बिटवीन देम द फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो बिकम्स और गेट्स डबल्ड, डबल हो जाती है। तो इसका मतलब डबल हो जाएगी बच्चों, तो इसका मतलब है जो इस कंडक्टर से इस कंडक्टर की ओर किसी फील्ड लाइन के अलोंग अगर आप मूवमेंट करते हैं तो बच्चों चूंकि फील्ड इंटेंसिटी इज गेटिंग डबल्ड, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू कंडक्टर्स ऑल्सो गेट्स डबल्ड, डबल हो जाता है। क्यों हो जाता है कि आपको जो इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक आने में जो वर्क करना पड़ेगा वो भी है जो आपको डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V, इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी है जो बच्चों डबल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलाम फ्रॉम कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 या कंडक्टर B टू कंडक्टर A, कंडक्टर B से कंडक्टर A की ओर +1 कूलाम को लाने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, और वो है जो 2V हो चुका है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल रहा है बच्चों कि अगर आप चार्ज को डबल करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑल्सो बिकम डबल, तो डबल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q और Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो इसका मतलब ये हो रहा है Q इक्वस टू C इंटू V। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C जो है, जो कि अगेन Q/V है, वो इस बार है जो इन पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स के लिए इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर A एंड कंडक्टर B। ये कंडक्टर A और कंडक्टर B का पोटेंशियल डिफरेंस है इस बार। अंडरस्टैंड? तो C इक्वस टू Q/V, इट इज़ द चार्ज ऑन ईच कंडक्टर,
चार्ज ऑन each conductor, or is the potential difference between conductors, between कंडक्शन। तो बच्चों ये जो अरेंजमेंट है जो दो कंडक्टर्स का जिसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम है उसको हम बोलेंगे बच्चों कैपेसिटर। इट फॉर्म्स अ कैपेसिटर, अंडरस्टैंड। और कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस तो दी जाएगी C इक्वल्स टू Q बाई V, जहाँ Q है जो किसी एक कंडक्टर का चार्ज है ना। देखो बच्चों पहले मैंने यहाँ इस कंडक्टर का चार्ज Q1 लिखा है, इस कंडक्टर का चार्ज मैंने माइनस Q2 लिखा है, पर इन जनरल है जो हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं उनको बैटरी से चार्ज करते हैं। तो बैटरी है जो एक कंडक्टर को जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को प्लस Q कूलाम चार्ज देती है और दूसरी वाली प्लेट को माइनस Q कूलाम चार्ज देती है। इसका मतलब Q1 और Q2 जनरली है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और नेचर के अंदर अपोजिट होते हैं, यानी एक प्लस पॉलरिटी रखता है एक माइनस पॉलरिटी रखता है, अंडरस्टैंड। तो Q1 जो है एक्चुअल में वो होगा प्लस Q और Q2 जो होगा वो होगा माइनस Q, अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस केस के अंदर कैपेसिटेंस जो है जो कि इस कैपेसिटर के लिए C इक्वल्स टू Q बाई V है, वेयर Q इज़ द चार्ज ऑन ईच कंडक्टर एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो बच्चों ये है कैपेसिटर, ये मैंने सिर्फ कैपेसिटर डिफाइन किया। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने इस टाइप का जब अरेंजमेंट किया, आपने दो कंडक्टर्स जिनके ऊपर इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज है और वो है जो एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड है, अंडरस्टैंड। तो फिर ध्यान रखना उसकी कैपेसिटेंस हाउ कैन वी इंक्रीज या हाउ इट्स कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, इसकी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाती है वो हमें जो समझने वाले हैं, अंडरस्टैंड। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के थ्रू है जो ये पूरा का पूरा कैपेसिटेंस, ये इसका प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा, है ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। इट इज़ द कैपेसिटर ओनली। अब हम इसका प्रिंसिपल है जो कैसे उसकी कैपेसिटेंस आपने इंक्रीज कर दी है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो चुकी है, अंडरस्टैंड। लेट बच्चों हमारे पास एक प्लेट है बच्चों, प्लेट ए मेटल प्लेट है और ये उसका साइड व्यू है बच्चों। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड, अंडरस्टैंड। और ये प्लेट है बच्चों, ए प्लेट है, प्लेट ए। और आप ये प्लेट है जो आपको वायर टाइप दिख रही होगी, लेकिन है जो बच्चों ये इस टाइप से है, आपको केवल ये वाला फेस दिखाई दे रहा है इसका। ये प्लेट है जो इस टाइप से है, आपको केवल ये वाला फेस दिखाई दे रहा है। इट इज ए प्लेट, अंडरस्टैंड, मेटालिक प्लेट। अब लेट आप इसको मैक्सिमम चार्ज जो दे सकते हैं वो है बच्चों Q चार्ज, आप इसको मैक्सिमम दे सकते हैं। तो आपने इसको Q चार्ज दे दिया। लेट ये Q चार्ज है और इट इज द मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, ये Q चार्ज है बच्चों और ये मैक्सिमम चार्ज है। अब मैक्सिमम से मीनिंग कि इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं दे पाएंगे। इसको क्यों नहीं दे पाएंगे? इस कंडक्टर के चारों और सराउंडिंग रीजन में फील्ड इंटेंसिटी 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर या उससे ज़्यादा होते ही है जो बच्चों ये चार्ज एटमॉस्फेयर को लीक हो जाएगा। तो लीकिंग से पहले आप इसको मैक्सिमम चार्ज इतना दे पा रहे हो, अंडरस्टैंड। तो अभी इसकी कैपेसिटेंस जो है बच्चों वो है C इक्वल्स टू Q अपॉन इसका पोटेंशियल बच्चों VA है। लेट VA इज़ द पोटेंशियल, VA इसका है जो पोटेंशियल है बच्चों। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन VA इसकी कैपेसिटेंस है बच्चों। अब बच्चों इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है, तो बच्चों हम क्या करते हैं कि इसके पास एक अनचार्ज्ड कंडक्टर लेके आते हैं। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेकंड फिगर के अंदर ये प्लेट ए
और ये उसका चार्ज। अब इसके पास में प्लेट बी लेके आया बच्चों, ये भी इसका साइड व्यू है प्लेट बी का, इट इज अ प्लेट बी। ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इस साइड के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इस साइड में इस वाले फेस पे, इसके जो फ्रंट वाला जो फेस है उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इस साइड में आएंगे, तो यहाँ तो है जो सीटें वैकेंट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस वाली रियर साइड के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस प्लेट की इस वाली पीछे वाली साइड के ऊपर, रियर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड। और इस साइड पे बच्चों नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ये प्लेट बी है बच्चों। अब देखो बच्चों, इस प्लेट की पहले जो कैपेसिटेंस थी वो थी Q अपॉन VA। अब इसका पोटेंशियल जो VA था वो इस नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस के कारण और इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस के कारण, जो कि रियर साइड पे है, उसके कारण इसका पोटेंशियल में चेंज आएगा, अंडरस्टैंड। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। बच्चों किसी चार्ज बॉडी के पास अगर कोई किसी मेटेलिक बॉडी के पास अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो बच्चों उस प्लेट का या उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल जो है वो बच्चों चेंज हो जाता है। अगर उसके पास में प्लस Q चार्ज पड़ा हुआ तो उसका पोटेंशियल भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, अंडरस्टैंड। और अगर माइनस Q है तो उसका पोटेंशियल है जो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है उस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, अंडरस्टैंड, माइनस Q। तो ये इफेक्ट होता है। तो अब जो कैपेसिटेंस बनेगी वो बनेगी बच्चों लेट C डैश, इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस C डैश, वो हो जाएगी, खुद के चार्ज है Q, खुद का पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है वो V है। अब बच्चों इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल बनता है वो नेगेटिव टाइप का बनता है, और VB माइनस, ये VB माइनस और नेगेटिव टाइप का पोटेंशियल है। यानी ये पोटेंशियल है जो इस प्लेट की लोकेशन पे इस नेगेटिव चार्ज के कारण है, दैट इज द माइनस VB माइनस, अंडरस्टैंड। और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो होता है लेट VB प्लस, अंडरस्टैंड। यहाँ है जो बच्चों माइनस VB माइनस जो है कि नहीं, वो पोटेंशियल ऑफ प्लेट A ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट B, नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट B। और ये VB प्लस जो है, प्लस VB प्लस है ना, वो बच्चों है जो चार्ज है पोटेंशियल ऑफ प्लेट A ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट B। ठीक है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन ये है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस प्लेट के ज़्यादा क्लोज है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है जो कि इस बी प्लेट के इस फेस पे, अंडरस्टैंड, अपोजिट फेस पे, वो इससे इस प्लेट से जो ज़्यादा सेपरेशन पे, मतलब इस प्लेट से ज़्यादा दूर है। तो बच्चों न्यूमेरिकली ये जो वैल्यू ऑफ ये जो VB वैल्यू है ना बच्चों, VB नेगेटिव, इट इज़ ग्रेटर देन VB पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। ये न्यूमेरिकली है जो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल जो बनता है वो ग्रेटर है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे जो पोटेंशियल बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप है जो ये कैलकुलेशन लें VB प्लस,
यानी नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ, तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ये आएगी माइनस नेगेटिव वैल्यू। इन दोनों का अगर है जो मैं डिफरेंस निकालूं तो सम नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों, डेनोमिनेटर जो है पहले VA था, उस केस में VA था, लेकिन अब डेनोमिनेटर में VA इन दोनों का जो सम है वो तो कोई नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब डेनोमिनेटर विल रिड्यूस, DR विल रिड्यूस, इम्प्लाइज C डैश जो है वो पहले वाले केस में जो C थी उससे ज़्यादा हो जाएगी बच्चों, क्योंकि डेनोमिनेटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो C डैश इज ग्रेटर देन C, इसका मतलब न्यू कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन। तो इसका मतलब इस बार कैपेसिटेंस जो बच्चों बढ़ गई है, किस वजह से बढ़ी है, कि इस टाइप के चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अंडरस्टैंड। अब है जो आप है जो चाहो तो इसको ज़्यादा चार्ज दे सकते हो, इस वाली प्लेट को इस समय आप ज़्यादा चार्ज, कब, जब ये इसके पास है तो यू कैन प्रोवाइड मोर चार्ज टू इट। पहले आप नहीं दे पा रहे थे, क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वो चार्ज एटमॉस्फेयर को लीक हो जाता था बच्चों। अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम क्या करें कि अगर मैं इसकी अर्थिंग कर दूं, इस रियर साइड को मैं जो ग्राउंडेड कर दूं, तो उस कंडीशन में बच्चों है जो ध्यान रखना कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उस चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ नहीं रहेगा तो इसके कारण ये VB प्लस जो है ये भी नहीं होगा। प्लेट A का पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बनता है VB प्लस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है जो न्यूट्रलाइज हो गया अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण, तो फिर बच्चों ध्यान रखना कि ये वाली टर्म है जो यहाँ से हट जाएगी, तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो डेनोमीटर को ये वाली टर्म तो इंक्रीज कर रहा है, इस वाली VB प्लस के कारण तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इट इज़ इंक्रीजिंग द डेनोमिनेटर। तो अगर ये VB प्लस अगर यहाँ नहीं हो तो बच्चों कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बच्चों लेट अस हाउ वी आर अर्थड, तो हम इसको है जो चेक करते हैं हम किस टाइप से इसको अर्थड करने जा रहे हैं। हाँ, अब हमने क्या की बच्चों, इसकी अर्थिंग कर दी है। इसकी रियर साइड को आपने एक मेटेलिक वायर के थ्रू ग्राउंडेड कर दिया, मतलब अर्थ में गाड़ दिया। अब अर्थ का पोटेंशियल तो उनको बच्चों पता है 0 होता है, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज 0। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अर्थ का पोटेंशियल आप 0 कैसे कह सकते हैं, है ना, किस हिसाब से जो अर्थ के पोटेंशियल को 0 कहा जाता है। तो बच्चों आज उसका जवाब देने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि C इक्वस टू फॉर्मूला होता है Q/V, है ना, और V इक्वस टू हो गया Q/C। अब अर्थ की कैपेसिटेंस वैसे तो है जो 712 माइक्रोफेरेड है, लेकिन बच्चों स्मॉल कंडक्टर्स जो इन जनरल जो कंडक्टर हमें मिलते हैं ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर, उन कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस से तो 712 भी है जो बच्चों बहुत ज़्यादा लार्ज है। इट इज़ टू लार्ज कैपेसिटेंस इन कंपेरिजन टू द जनरल कंडक्टर्स हैविंग द मॉडरेट साइज। जो मॉडरेट साइज के जो ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर जो कंडक्टर होते हैं उनसे तो अर्थ की साइज बहुत ज़्यादा है। तो अर्थ की कैपेसिटेंस जो कि 712 है, वैसे इसके आगे माइक्रो लग रहा है 712 माइक्रोफेरेड, लेकिन बच्चों जनरल कंडक्टर के रेस्पेक्ट में तो ये बहुत ज़्यादा है। तो आप जनरल कंडक्टर्स की कैपेसिटेंस को रेफरेंस मानते हुए इसको आप है जो बहुत ज़्यादा लार्ज, टू लार्ज मतलब है जो आप इसको इनफाइनाइट कह सकते हो। तो अगर आप इन्हें इसको आपने इनफाइनाइट बोल दिया तो बच्चों है जो फिर है जो Q और ये इनफाइनाइट, तो बच्चों C है जो अगर इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है तो इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि V टेंड्स टू 0। C है जो अगर इनफाइनाइट होने जा रहा है तो V इज टेंडिंग टू 0। अंडरस्टैंड। तो इसका अर्थ का पोटेंशियल है जो उस रेफरेंस को देखते हुए इन जनरल है जो अपन क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अंडरस्टैंड। अब बच्चों देखिए अब क्या होगा कि बच्चों अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि अर्थ है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया था, अर्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ह्यूज अमाउंट में, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन्स है जो ट्रेवल करेंगे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये है कि इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है और किस कारण से है। तो बच्चों देखो इसका खुद का चार्ज तो 0 है। आपने जो अर्थिंग करने से पहले, जैसे अभी आपने अर्थिंग नहीं की है फॉर एग्जांपल, है ना, तो इस समय जो ये चार्ज तो इंड्यूस हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसका टोटल चार्ज तो 0 है। तो इसका मतलब इसका खुद का ऑन चार्ज जो है वो तो है 0,
लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की प्रेजेंस के कारण इसका पोटेंशियल पॉजिटिव माना जाएगा। अंडरस्टैंड? जैसा आप मान रहे हो इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल नेगेटिव बनता है, इस पॉजिटिव के कारण इसका पोटेंशियल पॉजिटिव बनता है, तो इस पॉजिटिव के कारण भी इस बी प्लेट का पोटेंशियल क्या बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो इसका पोटेंशियल अब पॉजिटिव है और अर्थ का पोटेंशियल है 0। और बच्चों अर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ह्यूज अमाउंट में, उनकी लार्ज क्वांटिटी, लार्ज नंबर है उनकी। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों है जो वो है जो इस टाइप से मूवमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों इस पॉजिटिव ये जो सीट्स, वैकेंट सीट्स हैं, उनको फिलअप कर देंगे और ये पॉजिटिव चार्ज है जो बच्चों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और जब ये न्यूट्रलाइज हो गया एक बार, अंडरस्टैंड, ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तब तक है जो फ्लो होता रहेगा, तब तक जब तक इस प्लेट का पोटेंशियल भी 0 नहीं हो जाता। क्यों नहीं जाता? अभी इसका प्लेट का पोटेंशियल, इसको कनेक्ट करने से पहले इस प्लेट का, इस बी प्लेट का पोटेंशियल इस वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव था और अर्थ का था 0। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और है जो उन्होंने क्या किया? इस पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट कर दिया। अंडरस्टैंड? अब इट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ अर्थ, ये अर्थ का पार्ट बन गई है। अब इसका पोटेंशियल भी 0 हो चुका है। अंडरस्टैंड? इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया? 0 हो चुका है। अब बच्चों क्या होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑकर्स, ये चार्ज इस टाइप से नहीं रहेगा। अब चार्ज क्या होगा बच्चों कि ये वाला चार्ज भी है जो इस साइड वाला चार्ज भी इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस बनाऊं तो मैं एक बार ढंग से इसको वापस बना देता हूं। तो ये इस साइड वाला चार्ज भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये प्लस Q चार्ज जो इस प्लेट पे था, और ये बच्चों चार्ज इतना का इतना ही चार्ज है जो इस साइड में आ जाएगा। इट इज़ द माइनस Q। अंडरस्टैंड? और कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस, न्यू यानी फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस वो हो जाएगी बच्चों C डबल डैश। पहले थी स्टार्टिंग में C, इसके बाद हुई C डैश, कब? जब बी अनचार्ज प्लेट को लाए, और अब वो होने जा रही है C डबल डैश। और ये C डबल डैश है बच्चों प्लेट A का चार्ज, इसके बाद VA और ये माइनस VB माइनस। और बच्चों ये चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज चूँकि वैनिश हो चुका है, तो फिर इसके कारण यहाँ टर्म आती थी प्लस VB प्लस, है ना, वो टर्म है जो हो चुकी है 0। तो अब डेनोमीटर और रिड्यूस हो चुका है, तो और रिड्यूस हो चुका है डेनोमीटर, इंप्लाइज C डबल डैश बिकम्स ग्रेटर देन प्रीवियस, जस्ट प्रीवियस कैपेसिटेंस C डैश, एंड C डैश वाज ग्रेटर देन C। अंडरस्टैंड? तो बच्चों कैपेसिटेंस इस केस के अंदर और इंक्रीज हो चुकी है। सो वी कैन से दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर इन द विसिनिटी, इन द क्लोजनेस ऑफ द गिवन कंडक्टर। अंडरस्टैंड? तो मैं इसको लिख देता हूं मैं, द कैपेसिटेंस ऑफ a given conductor can be increased by bringing an uncharged earthed conductor in the vicinity of the, vicinity मतलब close, vicinity का मतलब क्या होता है? close of the given conductor. It is the principle of capacitor। बच्चों ये प्रिंसिपल कैपेसिटर और कैसे बढ़ता है वो मैंने बताया। तो इसीलिए बच्चों आप आगे चल के नोट करोगे, या इससे जस्ट पहले मैंने जब कैपेसिटर की डेफिनेशन दी, तो कैपेसिटर इज पेयर ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग चार्जेस, इक्वल चार्ज एंड अपोजिट पॉलरिटी के उसके ऊपर चार्ज होते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों उन्हीं एक प्लस Q और एक माइनस Q, तो उनकी प्रेजेंस के कारण है जो
उस सिस्टम की है जो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, वी कैन गिव मोर चार्ज टू इट बिफोर इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अंडरस्टैंड? ठीक है ना बच्चों? तो हम है जो अब बच्चों इस कैपेसिटर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो बच्चों फैक्टर नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर तो है बच्चों, अगेन आपके पास दो कंडक्टर हैं, जैसे ये कंडक्टर ए है और ये आपके पास कंडक्टर बी है बच्चों, ये कंडक्टर बी। अंडरस्टैंड? तो इन कंडक्टर्स की है जो शेप पे, शेप, इन कंडक्टर्स की शेप ऑफ ए एंड बी, और सेकंड साइज पे, इनकी साइज कैसी है ऑफ ए एंड बी। इसके बाद थर्ड रिलेटिव ओरिएंटेशन, रिलेटिव ओरिएंटेशन और सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स, यानी इनके बीच का सेपरेशन अगर कम कर दिया आपने, अंडरस्टैंड, तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर सेपरेशन आपने बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद रिलेटिव ओरिएंटेशन, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये ऐसे पड़े हैं, अगर मैं इस कंडक्टर को ऐसे कर दूं बच्चों, इस टाइप से, ऐसे ऐसे अगर मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूं बी का, है ना, तो फिर इसका मतलब है जो इसकी कैपेसिटेंस है जो पहले वाली कैपेसिटेंस से डिफर करेगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है बच्चों। मेनली है जो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स किस पे, शेप के ऊपर, दोनों कंडक्टर्स की शेप किस टाइप की है, अगर शेप उनकी चेंज हो जाती है तो सर्टेनली कैपेसिटेंस विल चेंज। साइज ऑफ द कंडक्टर ए और बी की साइज अगर आप चेंज कर देते हो तो कैपेसिटेंस विल चेंज। उनके बीच का सेपरेशन अगर आप चेंज कर देते हो तो कैपेसिटेंस विल अगेन चेंज। इसका बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब ए और बी के बीच में रिलेटिव ओरिएंटेशन किस टाइप का था। जैसे फॉर एग्जांपल है जो ये दो प्लेटें हैं, पहले अगर ऐसे थी और अगर मैं जो अब ऐसे कर देता हूँ तो कैपेसिटेंस विल चेंज, इनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है। तो पहले कंडक्टर कैसे थे, उसके बाद उनका ओरिएंटेशन एक दूसरे के रिलेटिव कैसा है, तो उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस है जो डिपेंड करती है बच्चों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फोर्थ नंबर का फैक्टर, वो तो है ही है बच्चों कि इंटरवीनिंग मीडियम के ऊपर, इंटरवीनिंग मीडियम कि इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में यहाँ जो इंटरवीनिंग मीडियम है वो किस टाइप का है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, उसकी इंसुलेशन पावर वो कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है एप्सिलॉन आर के ऊपर। अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम आल्सो अफेक्ट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की है जो कैपेसिटेंस है वो इंटरवीनिंग मीडियम पे, शेप और साइज पे, उनके रिलेटिव ओरिएंटेशन के ऊपर यानी ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है और इंटरवीनिंग मीडियम पे भी डिपेंड करती है। तो बच्चों आई थिंक you have properly understood the matter which I have provided for you. Thanks.